पाँव नहीं छूना, हाथ मिलाना है। मैं पूछ रहा था कि इलाहाबाद गायब ही हो रहा है पूरी लिस्ट में से, इलाहाबाद था ही नहीं। ये आपका बिहार जुडिशरी का भी रिजल्ट आया कुछ महीने पहले, 26 जज बस बीएचयू ने दिए हुए हैं बिहार जुडिशरी को। दो चीज़ दिमाग में आई जब डिफरेंट कॉलेजेस का आपने नाम लिया, तो मैं सोचा एक क्वेश्चन पूछूं। लॉ हमें करना है तो इंडिया में कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं? बार एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जुडिशरी में ही जा सकते हैं, आप इधर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में 2 प्रोफेसर बीएचयू से गए हैं। जैसे ये बिल्डिंग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है तो क्या फायदा है, नहीं होता तो क्या घाटा होता? तो कॉमन है, ये चीज़ें तो मालूम चल जाती है। इथिक्स वाला जो बोले उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या है ना कि ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो फॉर एग्जांपल हम अभी जब शुरू कर रहे थे तो एक बातें कर रहे थे कि यहाँ पे BLLB है, LLB है, LLM है, रिसर्च होता है। तो आपने बोले कि मैं बोला इतना होता है, तो आप बोले नहीं कुछ और भी होता है, डिप्लोमा भी होता है कई डिसिप्लिन में। कई सारे कुछ उस डिप्लोमा का नाम बताएंगे, कितने डिप्लोमा पर आया था सर CUET में आपका? 284 आउट ऑफ 400। और ये मिल गया यहाँ पे? हाँ 254 आई थिंक पेड सीट का था यहाँ पे लास्ट। पेड सीट। अच्छा एक बात बताइए, हम क्या कट ऑफ बताएंगे लोगों को कि BHU LLB में इतने से इतने नंबर तक रखें तो ज़्यादा बढ़िया। कितना? 260 प्लस फॉर जनरल कैंडिडेट्स। 257 गया था इसका, हाँ जर्नल का। अच्छा हाँ। और ये टोटल कितनी सीट है LLB में? और LLB जहाँ तक मेरे लिमिटेड नॉलेज का सवाल है, LLB अभी डिस्टेंस में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको ये कह रही है कि हाँ आप मेरे यहाँ से डिस्टेंस में इसको कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि हो सकता है कि वो डिग्री से आप फिर लिटिगेट ना कर पाएँ, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस ना बन पाए। क्या नाम है आपका सर? एक लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि BHU का जो लॉ फैकल्टी है जहाँ पे पढ़ाई होती है, क्या ये BCI से अप्रूव्ड है? तो हम ये साथ साथ बताने के साथ साथ और भी सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे। पहले कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुमित सिंह। सुमित जी, कहाँ से हैं आप? यहीं गाजीपुर से। गाजीपुर से हैं। क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे BHU में? LLB फर्स्ट ईयर है मेरा। LLB फर्स्ट ईयर है। सर आपका? मेरा नाम तनय शाही है और मैं मीडिया लॉ इस वक्त पढ़ रहा हूँ, फैकल्टी ऑफ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन मीडिया लॉ। अच्छा। और सर आपका नाम बताइए थोड़ा सा। सत्यव्रत पांडे मेरा नाम है। क्या नाम है? वाह। मैं मीडिया लॉ का छात्र हूँ यहाँ। मीडिया लॉ का छात्र हैं। ये मीडिया लॉ क्या होता है? मीडिया लॉ जैसे थर्ड ईयर में ना जो लोग लॉ पढ़ते हैं उन लोगों को एक पेपर पढ़ना होता है मीडिया लॉ, ठीक है ना। इसको अलग करके बस ये लॉ नहीं है, ये पूरा आप इसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, बट आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन, यू विल हैव गुड इन्फॉर्मेशन ऑफ मीडिया लॉ अबाउट इथिक्स एंड आपको कह सकते हैं कि मतलब पढ़ाया जाता है कैसे मीडिया ऑपरेट होता है, ठीक है। हाँ, उसके इथिक्स क्या हैं, जर्नलिस्ट को कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना, किन किन से लॉज का वायोलेशन नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ये है। और एक छोटा सा पेपर मास कम्युनिकेशन का भी है। तो आप अगर लेटर से कि आपको फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को जर्नलिज्म के फील्ड में यूज़ करना है, तो टू सम एक्सटेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको उधर भी इनकैश किया जा सकता है। ये बेसिकली यही है। हाँ। लोग पूछते हैं कि ये पूरा पीछे बिल्डिंग दिखाइए, ये काफ़ी बेहतरीन दिखने वाली संकाय है, फैकल्टी ऑफ लॉ। क्या ये BCI से अप्रूव्ड है? जी बिल्कुल, BCI से अप्रूव्ड है और काफ़ी डेकोरेटेड और सेलिब्रेटेड इंस्टीट्यूट है। हमको नहीं लगता कि फिर इसके पैरेलल गिनगुत के यही कुछ 5, 6, 8 इंस्टीट्यूट ही हैं जो इसके बराबर हैं, बाकी तो सब सही है। अच्छा, ये जो LLB की डिग्री है वो तो शायद पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है कि ग्रेजुएशन की होती है? ये थोड़ा डिबेटेबल इशू है, क्योंकि क्या होता है ना कि अब कोई यूनिवर्सिटी है, इसका एग्ज़ाम वो डालती है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के साथ, ठीक है ना। ऐसे ये बैचलर्स डिग्री है, ठीक है ना। ये जो है ना ये LLB है, इसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है इसको LLM कहते हैं। अच्छा। तो अगर आप 12 के बाद करना चाहते हैं तो वो BA LLB हो जाएगा। इट्स एन इंटीग्रेटेड कोर्स इन विच आपको 5 साल ही लगते हैं। अगर आप 3 ईयर वाला करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपना UG कौन से कोर्स में किया है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो इंजीनियरिंग के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन से पढ़ के हम LLB कर सकते हैं? किसी भी डिसिप्लिन से पढ़ ले सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे कि आप मैनेजमेंट लगभग हर डिसिप्लिन की बात कर सकते हैं। सो इज़ द केस विद LLB। 3 ईयर LLB। 3 ईयर LLB 2 साल का नहीं होता, 3 साल का ही होता है। 3 साल का ही होता है। और LLB जहाँ तक मेरे लिमिटेड नॉलेज का सवाल है, LLB अभी डिस्टेंस में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको ये कह रही है कि हाँ आप मेरे यहाँ से डिस्टेंस में इसको कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि हो सकता है कि वो डिग्री से आप फिर लिटिगेट ना कर पाएँ, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस ना बन पाए। क्या नाम है आपका सर? तनय शाही नाम है मेरा। तनय शाही। तनय जी, एक बात है कि लोग बोलते हैं कि BHU में हमने एडमिशन ले लिया, उसके बाद हम क्या बिना अटेंडेंस दिए डिस्टेंस टाइप का कोर्स जो होता है ना, हमने LLB में एडमिशन लिया, हम कोई क्लास ना करें, कुछ ना करें, सिर्फ पेपर देने के लिए आए तो चलेगा क्या?
वैसे मेरी जानकारी में ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे एक फुल टाइम कोर्स है और आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे रहना पड़ेगा और क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और अटेंडेंस भी ज़रूरी है। अटेंडेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को अक्सर प्रोफेसर्स बोलते हैं कि आप अटेंडेंस करें, अपना अटेंडेंस आके लगाएं, तो अटेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप लोगों के अटेंडेंस की वजह से तो पिछली बार कांड भी हुआ था, धरना वरना भी एडमिट कार्ड को लेकर के हुआ था। मेरा न्यू एडमिशन है तो उसके बारे में आइडिया हमको थोड़ा कम है। अच्छा, आप लोग CUET वाले हैं क्या? जी, हम लोग CUET वाले ही बैच के हैं। CUET बैच वाले हैं। जी। कितने नंबर मिले CUET में? हम लोगों का तो शायद मेरिट बेस्ड था, ये लोग बताएंगे कि इन लोगों का CUET का क्या है, कितना नंबर आया था सर CUET में आपका? 284 आउट ऑफ 400। 400। और ये मिल गया यहाँ पे? हाँ, 254 आई थिंक पेड सीट का था यहाँ पे लास्ट। पेड सीट। अच्छा, एक बात बताइए, हम क्या कट ऑफ बताएंगे लोगों को कि BHU LLB में इतने से इतने नंबर तक प्लस रखें तो ज़्यादा बढ़िया। कितना? 260 प्लस फॉर जनरल कैंडिडेट्स। 257 गया था इसका, हाँ, जर्नल का। अच्छा, हाँ। और ये टोटल कितनी सीट है LLB में? 300 से लगभग 300 है, बट 286 है, लेकिन टोटल मिला के 300 हो जिस पे आप कॉन्टेस्ट करेंगे उसको समझिए कि 250 सीट ही है लगभग। 250 सीट है। और पेड सीट कितनी है लगभग? कितना 20 20 हाँ, 20 to 25 20 to 25। रेगुलर सीट के एडमिशन का फ़ी कितना है सर? रेगुलर सीट का आई थिंक 2200 के आसपास है। 2200 रुपये लगे हैं। और ये पेड सीट का कितना पड़ गया? वो यही बताएंगे। पेड सीट का तो आइडिया नहीं है था। 20,000 एक्स्ट्रा होता है, 20,000 एक्स्ट्रा होता है। पेड सीट के लिए हमें 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और प्लस रेगुलर सीट, मतलब रेगुलर फीस और प्लस आपका 20,000 एक्स्ट्रा। हम अभी जब शुरू कर रहे थे तो एक बातें कर रहे थे कि यहाँ पे BLLB है, LLB है, LLM है, रिसर्च होता है। तो आपने बोले कि मैं बोला इतना होता है, तो आप बोले नहीं कुछ और भी होता है, डिप्लोमा भी होता है कई डिसिप्लिन में। कई सारे कुछ उस डिप्लोमा का नाम बताएंगे, कितने डिप्लोमा? जैसे 3 डिप्लोमा इस वक्त मेरे नॉलेज में है। एक है मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया लॉज, ठीक है, ये भी 1 ईयर कोर्स है और इट्स अ पार्ट टाइम कोर्स। तो आप इसको इवनिंग के क्लासेस में ही करेंगे, 4 से 6, ठीक है। हो सकता है कि 4 से 5 चले, 5 से 6 चले। एक फॉरेंसिक पर्टेनिंग कोई कोर्स है, ठीक है, जिसमें फॉरेंसिक साइंस का कुछ है। और एक HRD का कुछ चलता है, HRM मैनेजमेंट है, फिर कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस लॉ है, बहुत सारे हैं। आई थिंक स्पेशल कोर्स इसको बोलते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें भी आपको 20,000 आपका फी, मतलब 20,000 आपका DD बनवाना पड़ता है और 22 to 2500 के आसपास तुम्हारा आपका रेगुलर फीस लगता है। और ये HRM तो सबसे बढ़िया कोर्स है। अगर HRM वगैरह अगर आपको लेबर ऑफिसर वगैरह इस UPSC के थ्रू जो कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, अगर उसमें आपको जाना है तो आप HRM का कोर्स करते हैं। अगर प्रॉपर 1 ईयर का कोर्स है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप उसको एग्ज़ाम दे सकें, न कि आपको HRM पढ़ने के लिए पूरा लॉ देना पड़ेगा। मतलब 3 साल। अब आपको आई थिंक लेबर ऑफिसर या लेबर लॉ में किसी को इंटरेस्ट है तो उसको अब पूरा 3 साल डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है पूरे LLB की, अगर पर्टिकुलर उस चीज़ को जानने के लिए। आप HRM का कोर्स करते हैं 1 साल का, फिर उसके बाद आप एलिजिबल भी हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और प्लस पूरा मतलब बाकायदा 1 साल में आपको उस चीज़ के लिए पूरा मतलब अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। और मतलब लेबर ऑफिसर के बारे में तो कितना प्रॉफिट है? काफ़ी प्रॉफिट है। मतलब आपको मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जैसे आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में जान, जैसे इनको मीडिया लॉ या मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है तो उसमें क्या लॉ होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रोविज़न होते हैं, कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मतलब जो भी चीज़ है। तो अब ये LLB करें उसके लिए तो ये तो अच्छा नहीं है। मतलब उसके लिए आप एक प्रॉपर एक कोर्स है, आप उसको कर लेते हैं तो प्रॉपर उस चीज़ के लिए आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है। तो ये है कि आपका ये सब कोर्सेज निकालने के लिए आपका टाइम बचता है, आपका इससे टाइम बचता है आपका। अब आपको 3 साल 4 साल देने की ज़रूरत नहीं है। इसको कोर्स को कर सकते और हैं। इसमें ये है कि आप जैसे ऐसा नहीं है कि आप कहीं एनरोल हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या PG भी कर रहे हैं तो PG करते टाइम भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा है कि आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आप अनदर कोर्स में एनरोल नहीं हो सकते। ये पार्ट टाइम है और इसमें भी आई थिंक 75% के आसपास अटेंडेंस मैंडेटरी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। का पैटर्न वगैरह वही सब सेम है। आपको एक मिड सेम, फिर एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद एक फाइनल सेमेस्टर। कोर्स पूरा कर लेती है लॉ फैकल्टी अपना? हाँ, पूरा कर लेती है, एकदम टाइम पे क्लासेस होते हैं। फैकल्टी मतलब मीडिया लॉ के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो कभी कुछ ऐसा सुनाई दिया, फिर कोर्स में आपको पढ़ाया गया, प्रोफेसर बताया कि सबसे ज़्यादा वायलेट क्या करती है मीडिया, किस लॉ को वायलेट करती है? अब बेसिकली अभी तो हम लोग का स्टार्ट हुआ है, लेकिन जितना हम लोग समझें, जैसे इथिक्स को कई बार ये कर दिया था, वायोलेट कर दिया जाता है, कई बार कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ, जैसे आपने कुछ, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने कुछ क्रिएट किया अपने दिमाग को लगा के, एंड देन समवन एल्स इज यूजिंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, तो ये सब होता है, ठीक है। ये तो कॉमन है, ये चीज़ें तो मालूम चल जाती है। इथिक्स वाला जो बोले उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या है ना कि ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो फॉर एग्जांपल मोरालिटी है उसमें, लॉ है उसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप जब कुछ बोल रहे हैं वो इथिकल है कि नहीं है, ठीक है ना, वो ग्रेटर गुड में है या नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ दिखा दिया, आपने कुछ बता दिया जो
ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सही हैं तो इसके लिए आपने कोई लॉ नहीं ब्रेक किया है। लेट अस से कि आप लॉ को ब्रेक नहीं करते हुए भी कई जगह गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। एथिकल लेंस में आप गलत हो सकते हैं, आपने हो सकता है कि आपको सैंक्शन ऑफ पनिशमेंट के थ्रू नहीं पनिश किया जाए, लेकिन आपको लगे ऐसा, आपका कॉन्शियस अलाउ ना करे, तो वो सारी कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए या ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा तो वहाँ केयरफुल रहना पड़ेगा। तो यही सब एथिक्स तो मुझे लगता है कि मेडिकल में भी आपका एथिक्स है। यहाँ तक कि मेरे यहाँ पे अभी मैं लॉ कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा लीगल एथिक्स का पूरा बाकायदा एक क्लास चलती है, पूरा बाकायदा एक सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मतलब लीगल एथिक्स में ये बोल सकते हैं कि आपको ये मतलब आप लॉ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वायलेशन करते जाओगे, आपको भी किस हद में रह के काम को करना है ये सिखाया जाता है। आप पुलिस बन गए तो आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में अवेयर कर दिया जाता है कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस है जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। जैसे आप कानून को जानते हैं तो आप कानून को तोड़ेंगे तो बहुत गलत बात होगा कि आपने पढ़ाई की है, जब आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो कॉमन आदमी क्या करेगा। कोर्ट में जज बोलता है कि कंटेम्प्ट टू कोर्ट, तो उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन लेती है, तो वो मैटर लीगल एथिक्स के अंदर आता है कि आपने अपने एथिक्स के बाहर जाके इस काम को किया है जो कि आप कर नहीं सकते। तो वो सब चीज़ें हैं वो जो बहुत बताई लोगों को जाती है। नहीं पता होता है एक बात, जैसे कि बिल्डिंग है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, यहाँ पे अप्रूव्ड है तो क्या फ़ायदा है, नहीं होता तो क्या घाटा होता। नहीं, अगर आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं है तो आप ये कोर्स ही नहीं कंडक्ट करा सकते। हाँ, तो अगर हालांकि नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके ये जो अप्रूवल हैं ये अंडर द लेंस ऑफ सस्पेशन है और वो लोग फिर भी इस कोर्स को करा रहे हैं, तो फिर उनके बच्चे सफ़र किए हैं कुछ ऐसे। अभी आपके जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ सर, आए भी थे कुछ महीने पहले। फिर उसके बाद आपके हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे शिवराम सर, और यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट से थे सब लोग। अभी आई थिंक 1-2 महीने पहले ये लोग आए थे, और चंद्रचूड़ सर 5-6 महीने पहले ही आए थे, अभी विजिट करके गए। तो ऐसा नहीं, मतलब फैकल्टी बहुत ही, और बीसीआई का अप्रूवल समय समय पे रिन्यू भी होता है, तो इसका बहुत टाइमली हो जाता है, इसको तुरंत कर दिया जाता है। जस्ट फैक्ट्री मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल है। अभी आपका बिहार जुडिशरी का भी रिजल्ट आया कुछ महीने पहले। 26 जज बस बीएचयू ने दिए हुए हैं बिहार जुडिशरी को। सही में 26 जज पूरे बाकायदे बस इसी फैकल्टी से, 9 दिन पहले आए, इसी फैकल्टी से जज गए, और 24 दिसंबर को उनको डेकोरेटेड किया गया, बुलाया गया है, उनको फैसिलिटेट किया गया है कि मतलब जज को लेकर के भगवान दास की एक अलग हिस्ट्री है। भगवान दास हॉस्टल है ना, जो मेंशन करना चाहूँगा इसमें, एक मेरे सीनियर हैं पुष्पेंद्र वर्मा करके भैया हैं, अभी लॉ फैकल्टी में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। एक साल में 6 इंटरव्यू में अपीयर होने वाले कैंडिडेट हुए हैं वो। मतलब एक साल में उन्होंने 6 इंटरव्यू में भाग लिया है। अभी वो यहाँ अभी CBI APO पे हैं। अभी उनका अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, उसमें भी उनका सिलेक्शन हो गया। उनका दिल्ली APO में, बिहार जुडिशरी, मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट किया उन्होंने लॉ फैकल्टी में। बाकायदा 6 इंटरव्यू एक साल में। बीएचयू के ऐसे दिग्गज एलुमनाई से हमको मिलना चाहिए ना एक बार। अभी कुछ दिन पहले आए थे वो लोग, अभी कुछ दिन पहले आए थे। और आप उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे तो आप ऐसा जज नहीं कर पाएंगे कि मतलब इतना बड़ा आदमी है, एकदम नॉर्मल सिंपल लिविंग। हाँ, सिंपल लिविंग है, हाई थिंकिंग। क्या बात है। नहीं तो लोगों को ना पावर पछता नहीं है। अभी उनका इंटरव्यू में होने के बावजूद वो अभी यहाँ पे PhD के लिए भी एनरोल हुए थे, उनका JRF हुआ था। उसके बाद भी उनका ये दिमाग में नहीं था कि हाँ हो चुका है चलो, लेकिन उन्होंने स्टडी कंटिन्यू रखी। फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया तो फिर ट्रेनिंग पे जाना पड़ा, वो अलग बात है। आप लोग हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं। हाँ। तो हमसे लोग पूछते हैं कि हमें हॉस्टल नहीं मिला, तो बाहर रहने में कितना खर्चा आता है BHU के छात्रों का, और आप LLB कर रहे हैं तो कुछ बताएंगे? हाँ, बाहर रहने में अगर आपके एक्सपेंडिचर्स एकदम आसमान नहीं छू रहे हैं तो 6000 रुपीज़ सफिशिएंट है। आप 6000 रुपये में रह ले सकते हैं, मंथली सफिशिएंट है। आप खा पी के रह ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा ना हों। और अगर आप यहाँ चित्तौपुर के रीजन में रह रहे हैं तो फिर वो आपको जो आपका ट्रैवल का भी खर्चा है 2000 से 3000 रुपये में रूम मिल जाएगा आपको। फिर अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं तो 50 रुपीज़ पर डाइट का आपका चार्ज लगता है। मतलब आप एक टाइम खाना खाते हैं दोपहर में जाके तो आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। 2600 से 2800 पड़ता है मेस का। यहाँ चित्तौपुर के एरिया में या फिर BHU के आसपास जो एरिया है। और जो बाहर रह रहे हैं लड़के, उनका एक दिन खाना बनाने का मन नहीं किया तो वो क्या हॉस्टल्स में जाकर के खाना खा सकते हैं? आप बाकायदा अपना आपको ID कार्ड मिलता है, मतलब हम लोग हैं तो लॉ में जाके खा सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है वैसा कुछ।
बट ऐसा है कि आप जिस फैकल्टी के हैं उसमें जाके बंदा जाके खा सकता है और ऐसा कोई थोड़ा सिविक सेंस मेंटेन करें। अब ऐसा नहीं कि आप लॉ फैकल्टी में तो आप IIT में पाए जाएं, लेकिन हाँ बाकी आप भगवान दास में मिलें या फिर चाणक्य में मिल जाए, जहाँ आपको मिलना अभी चाहिए। हम लोग का ही क्लास रहता है, मतलब 1 से 2 रेसेस का टाइम मिलता है, 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, तो भगवान दास जाओ फिर आओ तो बड़ा डिस्टेंस पड़ जाता है। तो यहीं बगल में हॉस्टल है अम्बेडकर छात्रावास है और चाणक्य है, तो उसमें सीनियर्स वगैरह रहते हैं। ऐसा नहीं है, तो सीनियर्स का है कि आप आओ खाना खाओ, कोई मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो थोड़ा सा। एनवायरनमेंट है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा ये लोग बोलते हैं BHU गांव जैसी फीलिंग आती क्या है। दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? अगर आप कोई जगह आपके घर जैसा है तो ये ज़्यादा बढ़िया है ना। और कई लोग बोलते हैं बहुत ही वाहियात यूनिवर्सिटी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। खैर उनको तो आप हम बोलेंगे पिछले कि 10 किसी न किसी एक कोर्स में एडमिशन लें और BHU आएँ। BHU में काफ़ी कोर्सेज हैं, आप आएँ, आप यहाँ रहें, तब डिफेम करना या फिर कुछ ऐसा तो ठीक है, दैट्स डिफरेंट थिंग। आप पहले 10 साल की यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाल के देख लीजिए और BHU की BHU रैंकिंग चेक कर लीजिए कि BHU कौन सी रैंकिंग पे है, या फिर आपको लग रहा है कि BHU नहीं सही है तो आप 1 महीने आइए, आप रहिए यहाँ पे। लड़कियों के लिए यहाँ सुविधाएं एज अ आप लड़के क्या रिस्पेक्ट करते हो आप लोग कि हाँ कोई जा रहा है ना, कोई कमेंट नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना? वो तो हमको लगता नहीं है कि इतने दिनों में हमने कहीं देखा है, और ये बहुत अच्छा, ये बहुत एक सेफ और हेल्दी डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाता है। आपके बैचमेट्स बताते हैं सब ठीक है यहाँ पे, बढ़िया है? ओके, फर्स्ट क्लास है। आप मेरे बैचमेट से बात कर ले सकते हैं। आप 4 से 6 के बीच में, अगर आज तो क्लास नहीं, अगर आप आए होते तो आज मेरे बैचमेट से ज़रूर मिले होते। मैं तो सिर्फ एक कमेंट आया था कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो हम कहे चलो आज पूछ लेते हैं। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आते हैं तो जुडिशरी तो एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, आप जज बन जाएंगे तो काफ़ी उसका हल्ला वल्ला होगा, लेकिन उसके अलावे भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप काफ़ी जगह आर्गोइंग काउंसिल बन सकते हैं। और ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि आप BHU आएंगे और यहाँ से लॉ करेंगे तो फिर आपके भविष्य के साथ क्या होगा, ये प्रश्न आपके मन में नहीं आएगा। और BHU का टैग बहुत काम आता है। और BHU का टैग, खैर ये तो जग जाहिर बात है, इसमें और कुछ दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ज़रूर आएँ अगर विधि की पढ़ाई आपको करनी है तो। किसी तरीके के चैलेंजेस एज अ लॉ स्टूडेंट आप लोग फेस कर रहे हैं? कोई चैलेंजेस नहीं फेस कर रहे हैं यहाँ पे एज अ लॉ स्टूडेंट। हालांकि बहुत से लॉ कॉलेजेस में ऐसा कहा जाता है कि एक लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट यहाँ पे ये भी नहीं है। आपको चुन लेना है सेक्शन। आपको अगर प्रोफेसर, अगर आपको लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो प्रोफेसर रीजनल लैंग्वेज तक पे चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, बड़े अच्छे से समझाते हैं। क्लासेस रिपीट भी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई नया बच्चा आया, कोई किसी ने क्लास मिस कर दिया, अगर वो एक रिक्वेस्ट करे कि सर मैंने मिस कर दिया क्लास, तो उस दिन उस क्लास को रिपीट कर दिया जाएगा। और यहाँ प्रोफेसर काफ़ी, यहाँ बस प्रोफेसर वो हैं, बस इतना आप ध्यान रखें। बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत मतलब एक दिन बड़े भाई जैसे हैं। एक दिन मुझे अपने बगल में एक लड़का बैठा हुआ मिला एंड भाई कहाँ से हो? मेरा LLM हो चुका है। सामने से रिप्लाई आता है मेरा LLM हो चुका है सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इनकी क्लास दोबारा करने के लिए आया। कौन से सर थे? AK पांडे सर थे, IPC पढ़ा रहे थे। मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी क्लास मतलब मॉर्निंग में इतनी ठंडी है, उठने का मन नहीं करता। मैं एकदम दिल की बात बता, एकदम उठने का मन नहीं करता, लेकिन AK पांडे सर की क्लास छूट जाएगी इसलिए सुबह उठ के मैं आता हूँ कि सर की क्लास नहीं छोड़नी है। 2 चीज़ दिमाग में आई जब डिफरेंट कॉलेजेस का आपने नाम लिया, तो मैं सोचा एक क्वेश्चन पूछूं। लॉ हमें करना है तो इंडिया में कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं ऐसे, अगर रैंकिंग असेंडिंग ऑर्डर में बोले? 3 ईयर LLB करना चाहते हैं? हाँ, तो डेफिनेटली आप BHU को रखें, BHU को लिस्ट में रखें। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है, हालांकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसका टफ है। प्रोफेसर NR माधव मेनन, सॉरी प्रोफेसर थे या नहीं आई डोंट नो, बट NR माधव मेनन जी का इस्टेब्लिश किया हुआ एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर वाला। उसमें भी एक 3 ईयर LLB कोर्स को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है पिछले साल, और आप उसको भी कर सकते हैं। टिस ऑफर करता है क्या? हाँ, LLB टिस ऑफर करता है? LLB ऑफर करता है, वो LLB करता है, 3 ईयर का LLB करता अभी है। अभी लास्ट ईयर से ये ही फर्स्ट बैच होगा उसका, फर्स्ट बैच उसका है। बट उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंग्लिश सेंट्रिक है और थोड़ा सा टफ है। तो जो लोग लैंग्वेज से जिनको थोड़ा सा इशू है, तो और जो लोग थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहते हैं, होमली इन्वायरमेंट चाहते हैं, डेफिनेटली कम टू BHU, गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। उधर सीट्स भी थोड़े कम हैं, इधर सीट्स भी थोड़े ज़्यादा हैं। तो बट डेफिनेटली आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अपने लिस्ट में ज़रूर रखें। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है, देखो सीधा, अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो आप BHU आओ। अगर आपको प्रैक्टिस करना है और अदर कोऑपरेटिव लॉयर बनना है, ये जो भी आपका अलग थीम है, सिविल से हट के है आपका, तो आप DU जाओ। या फिर आप जैसे लीगल एडवाइज़र है, बाकी और चीज़ें, तो उसमें आप NLU जा सकते हो।
बाकी मतलब जुडिशरी का मैं बताता हूँ, ये इलाहाबाद को लोग कहते थे कि इलाहाबाद ये है वो है, मैं मतलब डिफेम नहीं करना चाहता कहीं को, लेकिन अभी मतलब लास्ट रिकॉर्ड अगर देखें तो मतलब जुडिशरी में बेस्ट रिकॉर्ड है बीएचयू का। तो आपका सिविल सर्विस या जुडिशरी में जाना है तो आप बीएचयू को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। मैं वही पूछ रहा था कि इलाहाबाद गायब ही हो रहा है पूरे लिस्ट में से, इलाहाबाद था ही नहीं। बहुत ही बिटर ट्रुथ है और इससे अभी हम लोग खुद अभी इसको इनकाउंटर कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोला जाए उस पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, बट इस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लोग नहीं दे रहे प्रेफरेंस। लोग कह रहे हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज़ बेटर, जो कि है ही, नो डाउट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी पढ़ाई, यहाँ तक कि जिसने बीएचयू को एस्टेब्लिश किया वो खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, बट अभी वहाँ का जो भी है क्या ही आप एनएलयू के बारे में क्या बता रहे थे? एनएलयू के बारे में एक प्रॉब्लम है ना कि एनएलयू में एलएलएम है और एलएलबी तो है, लेकिन वो 5 ईयर है ज़्यादातर जगह। तो बस एक एनएलएसआईयू है जो आपको ऑफर कर रहा है, जिसका पूरा नाम है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये बेंगलोर में है। तो ये आपको ऑफर कर रहा है एक 3 ईयर एलएलबी डिसिप्लिन, बट इसके साथ क्या इशू है कि इसमें 60 समथिंग सीट्स ही हैं, तो आप समझ लें कि कॉन्टेस्ट कैसा होगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर आपको 3 ईयर एलएलबी करना है तो बीएचयू है, डीयू है, एमएचसीईटी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप 2 काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। एक का नाम जीएलसी है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, और एक का नाम है इंडियन लॉ सोसाइटी का लॉ स्कूल है, आईएलएस पूना में है वो, ये सब पुणे में। तो ये सब जो है ये सब काफ़ी डिसेंट लॉ स्कूल है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रही बात लिटिगेशन की, रही बात प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी के, तो ये बार एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जुडिशरी में ही जा सकते हैं, आप इधर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में 2 प्रोफेसर बीएचयू से गए हैं, बीएचयू के 2 प्रोफेसर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में हैं अभी प्रेजेंट में। बड़ी बात है। अच्छा, आप जब क्लासेस की बात बता रहे थे तो मुझे एक प्रश्न एक और उत्पन्न होता है कि कितनी क्लासेस होती हैं दिन भर एलएलबी में? एक दिन में कितनी क्लासेस कंडक्ट कराई गई आज? आज तो मतलब ये विंटर वगैरह और बाकी सब प्रोफेसर को छुट्टी पे गए हैं तो नहीं कह सकते, नहीं तो पहले सुबह 9 से 1 और फिर उसके बाद 3 घंटे की अदर क्लास। इस बिल्डिंग में 9 से 7 क्लासेस चलती हैं अगर आप सारे डिसिप्लिन्स को मिला लें तो, ठीक है ना। तो शाम को 7 बजे तक? जी, हम लोगों ने 7 बजे तक भी अटेंड किए हैं क्लासेस। और एलएलबी की कितनी होती हैं? 3-4? वो ये बता देंगे, मेरे ख्याल से 6 क्लास होती है। एक दिन में 6 क्लास एलएलबी की होती हैं? 6 क्लास होती हैं। बाप रे बाप, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और लोग बोलते हैं कि लॉ फैकल्टी में रेगुलर पढ़ाई होती है। देखिए, लॉ एक रेगुलर कोर्स है, आप लॉ में आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई क्लास आप मिस कर दें या कोई यूनिवर्सिटी इतना क्लास रेगुलरली ना ले, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। यहाँ पे आपको क्लासेस तो रेगुलर बेसिस और पे आपको होंगी। ऐसा मतलब ये लॉ जब आप स्ट्रीम चेंज करके आते हैं, ग्रेजुएशन आपका किससे वो डिफाइनिंग, आप अगर आर्ट्स आप के भी एकदम स्टूडेंट है जीरो तो से भी start कर आपको रहे कुछ होते नहीं हैं पता, क्योंकि आप लॉ ऐसी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो जिसके बारे में आपको एकदम नॉलेज नहीं है, सब कुछ आपके लिए नया होगा, तो आप क्लास छोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब उस चीज़ के बारे में आपने ना पहले पढ़ा है ना सुना है, तो अब उसकी क्लासेस चलेंगी या उसके बारे में प्रोफेसर पढ़ाएगा जो कि रिपीट नहीं होगा। एक सेमेस्टर चला गया तो फिर वो सब 6 महीने के बाद सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो उसमें ये सब्जेक्ट ख़त्म, अब नए सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आई थिंक 20 to 30 सब्जेक्ट्स हैं पूरे 3 सेमेस्टर में, और आपको सारे कंप्लीट करने हैं, और एक सेमेस्टर में 6 से 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो आप क्लास छोड़ भी तो नहीं आप सकते। लोग का अल्टीमेट एम क्या है सर भाई? आपको क्या बनना है लाइफ में? मेरा तो सिविल सर्विस का ड्रीम है, कह सकते हैं। कभी प्रिपेयर करते हैं? यहाँ पे माहौल है प्रिपरेशन का? बहुत बढ़िया माहौल है, और यहाँ के मतलब जो सीनियर्स है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा मतलब उनका ये है कि तुम शुरू करो, मैं खड़ा हूँ पीछे, तुमको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मतलब ऐसे सीनियर्स, ऐसे सपोर्टिव सीनियर्स मैं नहीं सोचता कि कहीं अदर आपको जगह मिलेंगे। आप भी क्या इस पे विश्वास रखते हैं? हाँ, ये चीज़ तो है। सही बताइए, सीनियर रैगिंग वैगिंग तो नहीं की वजह जिसकी वजह से? यहाँ तो खैर एंटी रैगिंग का इतना बड़ा बोर्ड लगाया, आप जाके देख सकते हो, पनिशेबल ऑफेंस है, तो वो अगर बैकग्राउंड में हो भी रहा होगा तो सीनियर्स दिक्कत हो जाएगा ना। मैं बता रहा हूँ, मैं बताया भी आपने सीनियर? अच्छा, साइबर लाइब्रेरी में मैं जाता हूँ, और मैं मतलब मेरे सीनियर्स हैं और मैं उनके पाँव छू लूँ, नहीं पाँव नहीं छूना, हाथ मिलाना है, मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। यूपीएससी निकलेगा, आपका क्या अल्टीमेट मेरा तो टारगेट? लिटिगेशन है, लिटिगेट ही करना है, फिर कोर्ट्स में जाने हैं, जज साहब के सामने अपनी बातें रखनी है, दैट इज़ इट, बस थ्रू आउट। जुडिशरी जज बनना है, 1 नंबर कोट पहन के, टाइट। डिमीनर है भाई साहब का पूरा जज साहब। ये लॉ बैकग्राउंड से आप लोग एलएलबी या बीएलएलबी? बीए है हम लोग, बीए सोशल साइंसेस। बीए सोशल साइंसेस। तो यार यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? लॉ आपको फैकल्टी देख के आ गए, आपको देख के आ गए, आप उधर से दिख रहे थे ना।
जरा। सही में आप लोग लॉ फैकल्टी के नहीं हैं? नहीं लॉ फैकल्टी के नहीं है हम लोग। आप लॉ फैकल्टी? हाँ, आपसे मैंने मिला है, बातें हुई हैं आपसे। आप कैसे हैं? बहुत दिन बाद आपको देख रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी। हाँ बताइए। एक यूनिवर्सिटी माउंटेनियरिंग कोर्स पे और एक्स्ट्रा करिकुलर पे जो न्यू बैच के बच्चे हैं उनके लिए एक वीडियो जरूर बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उमंग कुमार पांडे। ठीक है। फ्लाइट कैडेट उमंग कुमार। फ्लाइट कैडेट फ्लाइट कैडेट नहीं लगाना बोले हैं, क्योंकि जब ये है तो लगेगा। चलिए, एनसीसी एयर विंग के एक रिक्वेस्ट आई है और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एयर विंग की रिक्वेस्ट नहीं है। जय हिंद, जय भारत। एनसीसी एयर विंग से फ्लाइट कैडेट